5 centimeter and 10 centimeter, ठीक है, but both are made up of same material. Their thicknesses are in the ratio 2:1. ठीक है, मतलब जिस डिस्क का रेडियस कम है उसका थिकनेस ज्यादा है 2:1 रेशियो में. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई होप सबने क्वेश्चन लिख लिया है. ये क्वेश्चन है आपके सामने. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, इसका मैं हिंट दे देता हूं एंड देन यू नीड टू फिनिश दिस क्वेश्चन. सी यहाँ पे देखो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज गिवन बाय mr²/2. mr²/2 फॉर्मूला है डिस्क के लिए. ठीक है, सपोज आपने ये जो फॉर्मूला लिखी है, दिस यू राइट फॉर फर्स्ट डिस्क I1, R1 and also M1. M1, R1, I1 divided by I2. I2 is the moment of inertia of second disk. सेकेंड डिस्क के लिए भी फॉर्मूला रहेगी mr²/2, बट m विल बी मास ऑफ सेकेंड डिस्क, तो m2 लिखो और r के नीचे भी 2 लिखो. यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे. नाउ डिवाइड देम बिकॉज वी नीड टू फाइंड रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा. ऑन द राइट हैंड साइड द 2 इन द डिनोमिनेटर विल गेट कैंसिल. हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, वी आर हैविंग m1 अपॉन m2, R1 upon R2 the whole square like this. ये आ जाएगा. बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बिना सोचे कुछ भी कर देते हैं, वो इस m को भी कैंसिल कर देते हैं. उनको लगता है m कैंसिल करेंगे काम इजी हो जाएगा, कर लेते हैं. देखो, आप जब भी कोई चीज कैंसिल करते हो ना, जस्ट बी श्योर कि वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा. एक्चुअली मास ऑफ बोथ डिस्क इज नॉट सेम. कहीं पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि मास सेम है, स्टूडेंट फिर भी कट कर देते हैं. डू नॉट कैंसिल m1 m2. ठीक है, एक हिंट दे देता हूं, उसके बाद आप फिनिश करो. मास ऑफ द डिस्क को लिखो डेंसिटी ऑफ द डिस्क इनटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्क. मास को लिखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, ये मैंने हिंट दे दिया. नाउ यू ट्राई टू फिनिश दिस क्वेश्चन. जिसका आंसर आएगा, ठीक है, यू कैन आंसर. हेलो सर. बोलो सर शायद मिल गया. शायद मिल गया सर 1:4 है. 1:4. अच्छा ठीक है, आंसर करेक्ट है या नहीं मैं 2 मिनट के बाद बताता हूँ. ठीक है, आप अपने आंसर्स दे सकते हो सब लोग. 1:4 बोल रहे हो ना. ठीक है, आपका नाम क्या है? सर अमन कुमार. ठीक है, ठीक है. तो जिन स्टूडेंट को आंसर आ रहा है, यू ओपन योर माइक एंड टेल मी. हिंट मैंने दे दिया है. मास को लिखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब खाली इतना सोचो वॉल्यूम के कैसे लिखना है. कल मैंने बताया था डिस्क का वॉल्यूम कैसे डील करते हैं, डिस्क के वॉल्यूम के साथ. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, मैंने कल बताया था. हाँ, आर्यन परदेसी, माइक ओपन कर. आर्यन परदेसी. हेलो. हाँ आर्यन, ये क्वेश्चन नोट किया ना आपने? हाँ सर. हाँ आंसर इसका सर सॉल्व कर रहा हूँ अभी. अच्छा अच्छा, आपने मास को लिखा क्या डेंसिटी इनटू सर वॉल्यूम? सर हाँ सॉरी, सर. थोड़ा रॉन्ग हो गया था मेरा. ठीक है स्टूडेंट्स, किसी का आंसर मिला है क्या? सर वो 1/4 नहीं 1/8 था. सर 1/8 आया. 1/8. हाँ हाँ, वो गर्ल जो है क्या बोल रही है गर्ल? 1/8 आया सर. आपका नाम? सृष्टि. दृष्टि. ठीक है,
आंसर मैं 1 मिनट के बाद बताने वाला हूँ बस अभी। लेट मी चेक कर्स ने क्या किया है। हाँ, अस्मी संसारे, अस्मी संसारे, माइक ओपन करिए। अस्मी संसारे, अस्मी संसारे, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग, ओपन योर माइक। अस्मी संसारे, अस्मी संसारे, आप सुन रहे हो क्या? नहीं, अस्मी संसारे का हेलो ध्यान नहीं है। सर। ठीक है, हेलो कौन बोल रहा है? आसमी। संजना मुडलियार। 1/8 आपका आंसर है। यस, इट इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, आंसर है 1/8। 1/8 इज आंसर। देखो ये जो m है ना, इट्स अ मास ऑफ द डिस्क। इसको मैंने आपको बोला क्या लिखोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द डिस्क इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द डिस्क होता है, डिस्क का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस। ये डिस्क का वॉल्यूम होता है। पाई आर स्क्वायर इज अ टॉप एरिया ऑफ द डिस्क। डिस्क की ऊपर की जो एरिया होती है वो पाई आर स्क्वायर होती है। ऊपर की एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लो, दैट बिकम वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर टी इज अ वॉल्यूम एंड रो इज अ डेंसिटी। सिमिलरली नीचे जो सेकंड डिस्क है उसका मास भी आप ऐसा लिखो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कट हो जाएगा बिकॉज बोथ द डिस्क आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। पाई पाई विल आल्सो गेट कैंसल्ड। ये जो है r1/r2 द होल स्क्वायर वो यहाँ पे सेम रहेगा। थिकनेस के लिए लिख दो t1 t2 और रेडियस पे भी लिख दो r1 r2। ठीक है, सो अल्टीमेटली इट बिकम r1/r2 रेज्ड टू 4 into t1/t2। अब यहाँ पे जस्ट खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इज 1/8। ठीक है, क्लियर? दिस इज अ वन सिंपल क्वेश्चन ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी। आंसर इज 1/8। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर आई गो टू न्यू टॉपिक, इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक पे ही जाएंगे, बट बिफोर आई गो देयर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो कल सारी फॉर्मुलास बनाई थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क, रॉड, सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इन सब की फॉर्मुलास यहाँ पे एनालिस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड आई विल टेल यू वन टेक्निक आल्सो जिससे आप ये फॉर्मुलास याद भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ये फॉर्मुलास याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स मेक वन टेबल लाइक दिस। एक टेबल बना रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें आई एम गोइंग टू एनलिस्ट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं करता इसको, बट काफी यूज होगा ये टेबल का। सी, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट लिया है रॉड, रॉड लिया है, और यहाँ पे मैंने एक्सिस मेंशन किया है कि कौन सी एक्सिस के लिए वी आर राइटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस। सो ये रॉड लिए, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये CM मतलब सेंटर ऑफ मास। तो देखो मैं आपके लिए डायग्राम भी बना लेता हूँ। ये देखो, ये रॉड है और ये एक्सिस है। सी दिस। कल हमने बताया था कि ये सिचुएशन जब होती है ना, जब एक्सिस सेंटर से जा रही है, तो फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/12। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ml²/12, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आओ, एक्सिस थ्रू एज, एज मतलब एंड पॉइंट। सो फिर से मैंने रॉड बना लिया, ये देखो एक्सिस यहां से जा रही है। सी, यहाँ पे फॉर्मूला होती है ml²/3। कल आपने ये फाइंड किया था यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे कुछ नहीं है। रॉड डज नॉट हैव एनी डायमीटर, रॉड का कोई डायमीटर नहीं होता है। रॉड इज नॉट हैविंग एनी टेंजेंट, ये दोनों नहीं है कुछ भी। चलो, कम टू द सेकंड, रिंग।
सी आपको लग रहा होगा कि ये फॉर्मूलाज हमारे नोटबुक में है सर, उसी फॉर्मूला को फिर से लिख रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मैं एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे बहुत आपका इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेना जो मैं बता रहा हूँ। सी ये मैंने रिंग ले लिया, सी दिस एक्सिस, ये एक्सिस सेंटर से जा रही है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी और फॉर्मूला बहुत इजी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला है mr स्क्वायर, सिंपली इट इज mr स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो आपने फर्स्ट एक्सिस बनाई है मैंने, ये वाले एक्सिस मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ बट इन द डॉटेड फॉर्म। सी ये जो मैंने एक्सिस यहाँ पे बनाई है मैंने, देखो यहाँ पे भी फिर से बनाई है, बट यहाँ पे क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो एक्सिस ये वाली होगी अभी, ये न्यू एक्सिस है और ये ओल्ड वाली एक्सिस है। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आंसर निकलेगा ना, एग्री? कौन सा थ्योरम लगा के आंसर निकलेगा इन दोनों के बीच में? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। अब सुनो ट्रिक, सुनो एक, आई एम गिविंग यू अ शॉर्टकट ट्रिक। एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी आपको लगे ना कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, तो क्या करो, आपकी जो पहली वाली फॉर्मूला है, ये वाली फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूला में खाली क्या करो, ऐड 1 mr स्क्वायर। whenever you feel that parallel axis theorem लगा के आंसर निकलेगा, ठीक, आप खाली ऐड mr स्क्वायर कर दो। दैट मींस यहाँ पे आपको लग रहा है कि इन दोनों एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा ना, तो इसमें आप एक mr स्क्वायर ऐड कर दो, mr स्क्वायर प्लस 1 मोर mr स्क्वायर, इट बिकम 2 mr स्क्वायर। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 2 mr स्क्वायर। आप नोटबुक में चेक कर सकते हो, हमने जब रिंग डिस्कस किया था तो ये डिराइव किया था। फॉर दिस एक्सिस इट विल बी 2 mr स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। सही, एक्सिस थ्रू डायामीटर। सही, देखो ये आपका रिंग, ठीक है, जो फर्स्ट वाली एक्सिस है ना, ये फर्स्ट वाली एक्सिस प्लीज वापस इसमें बनाते हैं। ये देखो, बट आई विल ड्रॉ डॉटेड। ओके, अब इसमें क्या है, एक्सिस दैट वी आर टेकिंग इट इज थ्रू डायामीटर से पास होगी। सो देखो मैं भी एक्सिस बना लेता हूँ, ये एक्सिस डायमीटर से जा रही है। अगर आपको याद है तो इस एक्सिस को फाइंड करने के लिए, तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन दिस एक्सिस, हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया था। सी ये दोनों एक्सिस जो मैंने बनाई है इन दिस डायग्राम, ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल नहीं है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगने का चांसेस है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ट्रिक सुनो, जब भी आपको लगे ना कि ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो उस केस में क्या करो, आपकी जो फर्स्ट वाली फॉर्मूला है, जो पहली वाली फॉर्मूला है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो ये देखो, ये यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये वाली आपकी जो फॉर्मूला है ना, ये वाली एक्सिस आपने यहाँ पे भी ली है ना, ये वाली जो फॉर्मूला है इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इट बिकम mr स्क्वायर बाय 2। ये ट्रिक बहुत काम आएगा। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, जहां पे भी एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आप निकाल सकते हो इजीली। डिवाइड बाय 2 करो इफ इट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ऐड 1 mr स्क्वायर इफ इट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट चलो एक बार और दिखा देता हूँ। ये एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट, ये सब जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये सारी फॉर्मूलाज ये हमने कल डिराइव भी किए, आप चेक कर सकते हो, ये फॉर्मूलाज हैं आपके पास। नेक्स्ट एक्सिस थ्रू टेंजेंट, ये देखो ये रिंग, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने जो एक्सिस ली ना, डायमेट्रिकल एक्सिस, डायमीटर वाली एक्सिस, वो मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ। सी इट्स अ डायमेट्रिकल एक्सिस, बट यहाँ पे कौन सी लेनी है? टेंजेंशियल एक्सिस। टेंजेंशियल एक्सिस ऐसे होती है, सी यहाँ पे वो देखो 2 एक्सिस मैंने दिखाई है, एक डायमीटर से और एक टेंजेंट से। कौन सा थ्योरम लगने का चांसेस है यहाँ पे? ऑब्वियसली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगने का चांस है। दीज एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर,
है ना। सो ये जो डायमेट्रिकल एक्सिस है ना, उसमें आप ऐड mr स्क्वायर करो, मतलब इन दिस फॉर्मूला यू ऐड mr स्क्वायर, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस इसमें ऐड करो 1 mr स्क्वायर, सो ओवरऑल इट विल कम, इसकी फॉर्मूला आएगी 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी फॉर्मूला आएगी 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, 3/2 mr स्क्वायर इसके लिए फॉर्मूला आएगी। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा तो इस वाली, ये जो डायमेट्रिकल एक्सिस है, इस वाली फॉर्मूला में यू ऐड 1 mr स्क्वायर, इट बिकम 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रिक ये है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐड mr स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिवाइड बाय 2। ये आगे भी वैलिड है, हर ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है ये। ठीक है, देखो डिस्क के साथ चालू करते हैं। ठीक, ये डिस्क है, ये देखो डिस्क है, ये सी एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर से। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी, इसकी फॉर्मूला है mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2, जो हमने अभी न्यूमेरिकल में भी यूज किया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एक्सिस को चेंज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज। ये फर्स्ट वाली एक्सिस में फिर से बना रहा हूं, अगेन आई ड्रॉन द फर्स्ट एक्सिस, नाउ आई एम चेंजिंग द एक्सिस। अभी ये एक्सिस है, आप में से कोई बता सकता है मुझे ये एक्सिस के लिए आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस? कुछ जो मैंने टेक्निक्स बताई उसको यूज करके कोई बता सकता है यहाँ पे कितना आएगा आंसर, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस? मुस्कान चतुर्वेदी, आपका आंसर रॉन्ग है। हाँ, दीपिका, अभय कुमार, आपके आंसर्स करेक्ट है। सी, मैंने कहा था इन दोनों एक्सिस के बीच में, आर्यन, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, हाँ सिमरन, आपका आंसर करेक्ट है। मैंने कहा था ना, स्टॉप मैसेजिंग। हाँ, क्षेत्रजन्य जिंदे, आपका आंसर करेक्ट है। सी, अब स्टॉप मैसेजिंग। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो इसमें आपको एक mr स्क्वायर ऐड करना होगा, ऐड हेयर 1 mr स्क्वायर, सो इट विल बिकम 3 mr स्क्वायर बाय 2, इट विल बी 3 mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, उसके बाद ये डिस्क है, वापस ये जो फर्स्ट वाली एक्सिस है, ये फर्स्ट वाली मैं यहाँ पे वापस बना रहा हूँ, ये देखो ये फर्स्ट वाली एक्सिस वापस बनाई, और ये है डायमेट्रिकल एक्सिस। सी, एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, इन दोनों में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो क्या करना होगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, व्हेन यू डिवाइड इट बाय 2 इट बिकम mr स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो क्विकली, ये ट्रिक याद कर लो। ठीक है, ऐसे करके हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सो ये वाले आप छोड़ दो, चलेगा, ये आपको करना है तो कर सकते हो ये वाला। ठीक है, सिलेंडर के लिए याद करते हैं अभी। सी नाउ सिलेंडर, सी दिस डायग्राम। हाँ, याद करके बताओ, आपको कुछ याद है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर फॉर दिस एक्सिस? ये एक्सिस के लिए क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिनको याद है? हाँ, आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेम एज डिस्क। जिनको याद है, सिलेंडर इज नथिंग बट एक्चुअली डिस्क ओनली अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो डिस्क और सिलेंडर एक ही होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रहेगा, इट विल बी mr स्क्वायर बाय 2, सेम। सिलेंडर में एक और फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, इफ यू टेक सिलेंडर हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे सिलेंडर वर्टिकली है, इफ यू टेक हॉरिजॉन्टली और ऐसा एक्सिस पास किया, ऐसा एक्सिस पास किया, this axis is perpendicular on the length and this is the axis parallel to the length। इसके लिए फॉर्मूला है, ये थोड़ी स्पेशल फॉर्मूला है। ठीक है, या इसके लिए थोड़ी स्पेशल फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज
ml square by 12 ml square by 12 plus mr square by 4 ml square by 12 plus mr square by 4. It is the only formula in the table जहां पे दो टर्म्स का समेशन हो रहा है. There is a sum of two terms. ठीक है. अब देखो सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, आप खुद देख के नोट डाउन कर सकते हो. ये सॉलिड स्फीयर आप खुद फॉर्मूला लिखो इसका. और लिसन, मोबाइल में बराबर काम करता है तो उधर भी इसकी फॉर्मूला आप खुद लिखो. अब नेक्स्ट ये देखो, ये जो वाली फर्स्ट वाली एक्सिस है मैंने फिर से बनाई है. सी सिलेंडर के लिए दो ही फॉर्मूलाज हैं, ये दोनों तो मैंने यहाँ पे लिख दिए. सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज हैं सिलेंडर के लिए. अब स्फीयर पे आते हैं. ये एक्सिस सेंटर से जा रही है. ये फर्स्ट वाली एक्सिस मैंने यहाँ पे फिर से बनाई है बट डॉटेड फॉर्म में. अब सपोज ये एक्सिस है, कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो मैंने कहा था ऐड 1 mr स्क्वायर. तो ये एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या है? इट इज 2/5 mr स्क्वायर. कल कराया था ये. इसमें आप एक mr स्क्वायर ऐड कर दो. ऐड 1 mr स्क्वायर टू गेट दिस, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा. इसमें एक mr स्क्वायर ऐड करोगे ना तो आपका आएगा 7/5 mr स्क्वायर. इसमें एक mr स्क्वायर ऐड कर दो तो ये आ जाएगा. ठीक है. आपके जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में सॉलिड स्फीयर तक दिया हुआ है. एक और होता है स्फीयर हॉलो भी हो सकता है ना. हॉलो स्फीयर ये जो है ये जेई और नीट के लिए खाली रिक्वायर्ड है. हॉलो स्फीयर इज समटाइम आस्क्ड इन द जेई एंड नीट एग्जाम. जेई और नीट प्रिपरेशन के लिए हॉलो स्फीयर भी याद करना होगा. ठीक है. तो मैं ये सेम डायग्राम यहाँ पे बना लो. सेम डायग्राम आप बना सकते हो. ये डायग्राम सेम यहाँ पे बना लो. मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ. हॉलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला होती है 2/3 mr स्क्वायर. 2/3 mr स्क्वायर. ओके. और फिर मैंने आपको बताया ये वाली एक्सिस के लिए आप कैसे करोगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा ना. कौन सा थ्योरम लगेगा यहाँ पे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो मैंने कहा था इसमें यू ऐड 1 mr स्क्वायर. सिमिलरली हॉलो के लिए भी क्या करोगे? इसमें यू ऐड 1 mr स्क्वायर. इसमें एक mr स्क्वायर ऐड कर दो तो यहाँ पे आपका आएगा 5/3 mr स्क्वायर. डायग्राम्स मैंने नहीं बनाए हैं हॉलो में. सेम डायग्राम्स आएंगे. जो सॉलिड के डायग्राम्स है वो हॉलो में भी आएंगे. ये अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हॉलो और सॉलिड में कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कैसे याद पड़ेगा ये 2/5 ये 2/3 है. ठीक है. देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉलिड स्फीयर है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फॉर्मूला तो स्टूडेंट को याद ही करनी पड़ती है 2/5 mr स्क्वायर. ठीक है. अब क्या करो, अगर आपको सॉलिड की फॉर्मूला याद है, सॉलिड की याद कर लो 2/5 mr स्क्वायर. हॉलो के लिए क्या करना है? जहां पे भी आपको ऑड नंबर मिल रहा है, ऑड नंबर विल डिक्रीज बाय द प्रीवियस ऑड नंबर. यहाँ पे ऑड नंबर कौन सा है? 5 है ना. उससे पहले वाला ऑड नंबर लिखो, दैट इज 3. यहाँ पे भी देखो 7 and 5 बोथ आर ऑड नंबर. तो 7 से पहले वाला ऑड नंबर लिखो और 5 से पहले वाला ऑड नंबर लिखो. 7 से पहले 5 आता है, 5 से पहले 3 आता है. तो मतलब एक एक ऑड नंबर पीछे चले जाओ. ठीक है. डोंट टच द इवन नंबर्स. 2 रिमेन 2 ओनली. ऐसा कुछ तरीके से आप याद कर सकते हो. ठीक है. अब देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा. आई एम गिविंग यू हार्डली 3 to 4 minutes टू नोट डाउन दिस टेबल. जिनको चाहिए नॉलेज के लिए ये पूरा टेबल नोट कर सकते हो. ठीक है. पहले मैं ऊपर के 3 कॉलम दिखा दूं और फिर नीचे के 3 कॉलम दिखा दूं. फास्ट नोट कर लो.
ओके, तो आई होप दिस तक आपका हो गया। अब मैं नीचे के 3 कॉलम्स दिखा देता हूँ। और ये ट्रिक भी लिख के ले लो, दिस ट्रिक आल्सो नोट डाउन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर 2 मिनट ऊपर करो ना बस। ओके सर, हो गया। सॉलिड स्फीयर अगर आप याद कर सकते हो तो हॉलो स्फीयर में खाली इतना याद रखो कि जो ऑड नंबर है वो पीछे वाला ऑड नंबर लेंगे। 5 से पहले 3 लेंगे, 7 की प्लेस पे 5 लेंगे और वापस 5 की प्लेस पे 3 लेंगे। एक ऑड नंबर पीछे चले जाओ। टेबल कंप्लीटेड? काफी टाइम दे दिया, 3 मिनट से ज्यादा टाइम दे चुका हूं मैं। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके। स्टूडेंट के आंसर्स आ रहे हैं, यस हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक क्लियर है। अभी आई एडवाइस यू, जो आपके पास बुक अवेलेबल है, लेट्स से टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो कोई अगर और एमसीक्यू का बुक है या कोई भी बुक है जिसमें ये चैप्टर है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे एमसीक्यू ट्राई कर सकते हो या न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो, आ जाएंगे क्योंकि मैंने सारा टॉपिक A to Z डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो हियर वी फिनिश्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से काफी अलग टॉपिक होगा, बट इस टॉपिक में भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। यू शुड नो एटलीस्ट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ विल गो अहेड। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। वी आर डिस्कसिंग रोटेशनल मोशन चैप्टर। तो रोटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी। You can put this heading, torque acting on rotating body. एक बात बताओ, 11th स्टैंडर्ड में, इन द 11th स्टैंडर्ड आपने ये शायद टॉर्क के बारे में पढ़ा होगा। डू यू नो एनी फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क? अगर नहीं पढ़ा तो बता दो कि हाँ सर बिल्कुल नहीं पढ़ा है इसके बारे में। शायद 11th में पढ़ा है ये आपने। इसकी कोई फॉर्मूला पता है टॉर्क की? कोई भी फॉर्मूला, एनी बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट टॉर्क? एनीबडी? हाँ करेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं आर एफ, आर इंटू एफ या एफ इंटू आर, जो भी है। हाँ, तो आपने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है टॉर्क के बारे में, टॉर्क इज आर इंटू एफ। ठीक है, सी स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा है टॉर्क की फॉर्मूला है आर इंटू एफ। ठीक है, बस ये खाली फॉर्मूला अपने ध्यान में रखो, आर इंटू एफ। बाकी चीजें मैं टॉर्क के बारे में बता देता हूँ। आई एम टेलिंग यू नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, क्यों होता है, उस सब मैं डिटेल में बता रहा हूँ, खाली सुन लो ध्यान से। ठीक है, अब टॉर्क क्या है, देखो, जब भी आप किसी बॉडी को रोटेट करना चाहते हो ना, व्हेन यू विश टू रोटेट एनी बॉडी, तो उसके लिए टॉर्क नेसेसरी है। विदाउट टॉर्क बॉडी नेवर स्टार्ट्स रोटेशन। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर किसी बॉडी को आप मूव करना चाहते हो, इफ यू वांट टू मूव एनी बॉडी, तो उसके लिए फोर्स इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली अगर बॉडी को मूव नहीं करना है, रोटेट करना है, तो रोटेशन के लिए टॉर्क इज रिक्वायर्ड। टॉर्क वही काम करता है जो फोर्स का काम होता है। फोर्स का काम है किसी बॉडी का मोशन स्टार्ट करना,
टू मूव एनी बॉडी, टॉर्क का काम है टू रोटेट एनी बॉडी, रोटेशन के लिए टॉर्क लगता है, ठीक है। तो टॉर्क का रोल वैसा ही है जैसा फोर्स का रोल रहता है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज एक रूम है जिसमें एक चेयर रखी हुई है, देयर इज अ चेयर इन द रूम, उस चेयर को मूव करना है तो यू नीड टू अप्लाई फोर्स, ठीक है। आपको मूव करना है, रोटेट थोड़ी करना है। चेयर को मूव करना है, यू नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द चेयर, तो चेयर मूव हो जाएगी। लेकिन अगर रूम का जो डोर है, डोर जो दरवाजा है, आपको पता है जब दरवाजा मूव करता है तो वो एक्चुअली रोटेशन करता है, डोर ऑलवेज रोटेट्स। जब डोर खोलना है या डोर बंद करना है ना, तो आपको टॉर्क लगाना पड़ता है, ठीक है। टॉर्क आपने देखा है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला R into F, ठीक है। R और F दोनों के बारे में बता देता हूँ। सी, टॉर्क जो है ना वो बिना फोर्स के नहीं बनता है। डोर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर आप फोर्स लगाओगे अपने हाथ से, तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क बनेगा। मतलब टॉर्क इज आल्सो जनरेटेड फ्रॉम फोर्स ओनली, ठीक है। तो टॉर्क की फॉर्मूला है R into F. F is a force that you applied to generate the torque. R क्या है? R is the distance of that force from the axis, ठीक है। आप लोग ने जो फॉर्मूला बताया ना, टॉर्क इक्वल RF, ठीक है, करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने जो फॉर्मूला बताया वो बताया टॉर्क इक्वल टू RF, ठीक है। इसमें अगर आपको R में कंफ्यूजन है कि सर R एग्जैक्टली क्या है, तो मैं वो खाली समझा देता हूँ। थिंक ये एक बॉडी है विच यू विश टू रोटेट, यू विश टू रोटेट दिस बॉडी, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अबाउट दिस एक्सिस यू वांट टू रोटेट, ये एक्सिस के चारों तरफ आप इस बॉडी को रोटेट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप फोर्स लगाओगे। लेट्स से आई अप्लाइड फोर्स दिस वे, ठीक है। तो इस फोर्स का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक्सिस से, इस फोर्स का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक्सिस से, वो R होता है, ठीक है। ओके, दैट इज R। नेक्स्ट, एक्चुअली फॉर्मूला ये है, द टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर। एक्चुअली फॉर्मूला ये है, टॉर्क इक्वल टू R बार क्रॉस प्रोडक्ट F बार। टॉर्क इज डिफाइंड एज R बार क्रॉस F बार, ये डेफिनेशन है टॉर्क का, ये इसी तरीके से डिफाइंड है, R क्रॉस F। ओके, सो एक बात बता, आपको ये पता है क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी RF sin थीटा। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है AB sin थीटा, R क्रॉस F का मैग्नीट्यूड होगा RF sin थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन R एंड F, थीटा R और F के बीच की एंगल है, ठीक है। तो एक्चुअली ये राइट फॉर्मूला हुई, sin थीटा होता है। बट हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये R कुछ ऐसा लेते हैं दैट R विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द F। हम लोग ऐसा R लेंगे जो F पे क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। याद कर लो, मैं हमेशा वो R लूंगा जो F पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब शॉर्टेस्ट R आई विल टेक विच इज परपेंडिकुलर ऑन द F। तो R और F में 90 एंगल बनेगी ना, तो ये थीटा 90 हो जाएगी, sin 90 बिकम 1, फॉर्मूला बिकम टॉर्क इक्वल टू RF, ठीक है। R आई थिंक समझ गया आपको क्या होता है। अब सुनो एक बात, अगर टॉर्क इस बॉडी पे जो लग रहा है, अगर टॉर्क 0 आ रहा है, लेट्स से टॉर्क इज कमिंग 0, तो इस बॉडी का जो रोटेशन है उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। इस बॉडी की स्पीड चेंज करने के लिए, इस बॉडी को रोटेशन स्टार्ट करने के लिए या रोटेशन स्टॉप करने के लिए, इसमें कुछ भी चेंजेस लाने के लिए यू नीड टू अप्लाई टॉर्क। अगर टॉर्क 0 है तो यू कैन नॉट चेंज एनी स्टेट ऑफ दिस बॉडी। जैसे अगर किसी बॉडी पे फोर्स 0 है तो बॉडी विल रिमेन इन इट्स प्रेजेंट स्टेट ओनली, वैसे ही अगर किसी बॉडी पे टॉर्क 0 है तो इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ रोटेशन, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसका सपोज ये बॉडी रेस्ट पे है, इसका रोटेशन स्टार्ट करने के लिए, या अगर ये रोटेट हो रही है तो इसका स्पीड इंक्रीज करने के लिए, या अगर ये रोटेट हो रही है इसको स्टॉप करने के लिए, ये सब चीजों के लिए टॉर्क लगता है। अगर टॉर्क 0 है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी रोटेशन में। टॉर्क इज नीडेड टू ब्रिंग एनी चेंज इन द रोटेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने 11th स्टैंडर्ड में देखी है। 12th स्टैंडर्ड में हम लोग इससे भी आगे जाएंगे टॉर्क में, यू विल हैव अ मोर नॉलेज अबाउट टॉर्क नाउ, बट पहले थोड़ा ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो
टॉर्क इज RF। एक बात बताओ, अगर ये जो फोर्स मैंने लगाया है, अगर ये फोर्स एक्सिस के ऊपर लग रहा है हियर, मतलब फोर्स इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस, तो आपको पता है R 0 हो जाएगा। R becomes 0 if force is acting on the axis। फोर्स और एक्सिस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो R 0 हो जाएगा, और आपको पता है अगर R 0 हो गया तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। एक चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, इफ द फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस, चाहे तो लिख के भी ले लो, इफ द फोर्स इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस, force passing through the axis, then torque will be 0। देखो, जिस स्टूडेंट को नहीं समझा, अभी किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा, उसको नहीं समझा, वापस बोल देता हूँ। रोटेशन मोशन आप स्टडी करो ना, अपने माइंड में रोटेशन डालो पहले। आप यू आर ओनली कंसर्न विद रोटेशन राइट नाउ। रोटेशन मोशन स्टार्ट करने के लिए, या रोटेशन को स्टॉप करने के लिए, या रोटेशन में स्पीड बढ़ाने के लिए, या रोटेशन में स्पीड घटाने के लिए, ये सब काम के लिए टॉर्क लगता है। बिना टॉर्क के नहीं होगा कुछ भी तुमसे। तो क्या लगता है? टॉर्क। तो टॉर्क लगता है। टॉर्क की फॉर्मूला है RF, जो मैंने नहीं बताई, आपने ही बताई, 11th स्टैंडर्ड में सीखी है RF। इस फॉर्मूला में अगर R 0 हो जाए तो टॉर्क 0 हो जाएगा ना। R कब 0 होगा? अगर ये फोर्स, देखो ये डायग्राम, पेन देखो मेरा, अगर ये फोर्स ऐसा हो जाए तो देखो R डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ये फोर्स एक्सिस पे ही लग रहा है, if the force is acting on the axis only, R will become 0। अगर ये R 0 हो गया तो टॉर्क 0 हो जाएगा ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, if the force is acting on the axis, force is intersecting the axis, such force cannot produce any torque, its torque will be 0। ये लिख के ले लो चाहिए तो। जब फोर्स एक्सिस पे लगता है ना, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो दरवाजा होता है, दरवाजा रोटेट करता है, डोर रोटेट्स। जब आप दरवाजा खोलते हो, बंद करते हो ना, तो वो रोटेट करता है। डोर की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो हिंजिस में से पास होता है। हिंजिस देखें, हिंजिस, दरवाजे के एंड पे जो हिंजिस लगे होते हैं, एक्सिस पासेस थ्रू हिंजिस। ठीक है, तो एक काम करो, आप जो दरवाजा खोलने के लिए फोर्स लगाते हो ना, वो फोर्स हिंजिस पे जाके लगाओ, हिंजिस पे। देखो डोर ओपन नहीं होगा या क्लोज भी नहीं होगा, क्योंकि आप फोर्स एक्सिस पर लगा रहे हो। तो टॉर्क विल बी 0। ठीक है, तो टॉर्क की इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए बिफोर आई गो फर्दर। ठीक है, सो समरी में इतना याद रखो, टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन। विदाउट टॉर्क रोटेशन कैनॉट बी स्टार्टेड, कैनॉट बी स्टॉप्ड ऑल्सो। वी नीड टॉर्क to bring any changes in the rotation. Torque is given by RF. Okay, torque is necessary for any changes in the rotation motion. Without torque, it cannot be done. Torque is 0 if the force is acting on the axis. ठीक है, आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? टुडे वी विल डिराइव अनदर फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क की एक और फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, बट वो फॉर्मूला बनाने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। वो चीज मैं बता देता हूं आपको। ये चीज मैंने सर्कुलर मोशन में बताई थी। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, व्हेन सपोज दिस पार्टिकल इज डूइंग सर्कुलर मोशन लाइक दिस, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी, लेट्स से इट इज ओमेगा 1। ओमेगा 1 इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब इस बॉडी के ऊपर अगर आप कुछ फोर्स लगाओगे या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर फोर्स लगाओगे, तो इसका स्पीड चेंज हो सकता है। लेट्स से स्पीड चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। ओके, सो इफ आई डू लाइक दिस, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, it become change in the speed, change in speed upon time। t वो टाइम है जिसमें ये चेंजेस हुआ है। t इज अ टाइम जिसमें ये चेंज हुआ है। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। किसी को याद है ये क्या होता है? व्हाट इट विल गिव मी? एनीबॉडी? ये किस चीज की फॉर्मूला है? इससे क्या मिलेगा मुझे? एनी आइडिया? या इट विल गिव यू एंगुलर एक्सेलरेशन। इससे एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। मैंने आपको ये इसमें बताया था सर्कुलर मोशन में, यूट्यूब पे जो वीडियोस डाले थे उसमें है।
See, it is change in angular velocity by time, so it will give me angular acceleration. ठीक है, angular acceleration is denoted by alpha symbol, alpha. ठीक है, ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये change in velocity है ना, it is change in velocity, इसको हम लोग लिख सकते हैं d ओमेगा, टाइम को लिखो dt, ये भी अल्फा की फॉर्मूला, अल्फा कैन आल्सो बी द d ओमेगा by dt, change in omega by time. I hope you remember this. ये सब अगर याद है तो हम लोग टॉर्क स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर मेन डेरिवेशन. ठीक है, सी डेरिवेशन में स्टार्ट कर रहा हूं. इमेजिन इट इज अ बॉडी ऑफ एनी शेप, ये एक बॉडी है ऑफ एनी शेप. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन अराउंड विच द बॉडी इज रोटेटिंग. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जिसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है. ठीक है, इसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है एट अ स्पीड ओमेगा, ओमेगा स्पीड पे रोटेट कर रही है. अब देखो, आई कैन अज्यूम दैट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स की कलेक्शन से बनी हुई है. आई विल शो यू जस्ट वन पार्टिकल. सी दिस, ये एक पार्टिकल है. ठीक है, लेट्स से मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m1. आपको याद होगा जब ये बॉडी रोटेट करती है तो m1 ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रिवॉल्व होगा इन द सर्कुलर पाथ. लेट्स से रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज r1. हाँ, r1 इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, देयर आर मेनी पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होता है. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, सेम होता है. पर याद करो, मैंने बताया था लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है. लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट. इस पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है ना, लेट्स से इट इज v1. इसका जो लीनियर वेलोसिटी है इट इज v1. चलो मैं आपका नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, आपको कितना याद है. डू यू एनीबडी रिमेंबर्स व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस v? v का डायरेक्शन कैसे होता है? ठीक है, v is a velocity of this particle which is performing circular motion. तो सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है उसका जो v होता है, v is a linear velocity. v का किसी को डायरेक्शन याद है? ओके, आई एम वेरी हैप्पी. सारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं, जो भी आंसर दे रहे हैं. वेरी गुड, कीप इट अप. v का डायरेक्शन टेंजेंट होता है. तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. डायरेक्शन ऑफ द v इज टेंजेंट ऑन द पाथ. सी, ये देखो, ये मैंने सर्किल के ऊपर टेंजेंट बना ली. इट्स अ डायरेक्शन ऑफ v. वेरी हैप्पी, अब सबने आंसर करेक्ट दिया. गुड, कीप इट अप. ठीक है, तो चलो ये डायग्राम फिनिश हो गया. डायग्राम में एक एक चीज आपको समझ में आ रही है कि क्या है. अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. देखो, v is given by omega into radius. सर्कुलर मोशन में v is given by omega into radius. So for this first particle I will write on v1 omega times r1. ठीक है, अब देखो ये मैंने लिख दिया फॉर फर्स्ट पार्टिकल. ना सपोज अगर आपने इस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, सपोज यू अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस बॉडी, तो फोर्स से पता है क्या हो सकता है? फोर्स से टॉर्क जनरेट हो सकता है. मतलब एक्सटर्नल टॉर्क आपने इस बॉडी पे लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, तो टॉर्क से क्या होगा? इस बॉडी की स्पीड चेंज हो जाएगी. स्पीड विल चेंज, ओमेगा भी चेंज हो जाएगी, v भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, स्पीड बढ़ भी सकती है इफ इट इज अ हेल्पिंग टॉर्क. हेल्पिंग टॉर्क लगाएंगे जो इसको हेल्प करेगा मोशन में, तो स्पीड बढ़ेगी. इफ यू अप्लाई ऑपोजिंग टॉर्क तो स्पीड कम हो जाएगी. सो सपोज हमने इसके ऊपर टॉर्क लगा दिया. टॉर्क लगाने से या फोर्स लगाने से ओमेगा और v दोनों चेंज हो जाएंगे. अगर ये दोनों चेंज होंगे ना, तो यू कैन टेक डेरिवेटिव ऑफ देम, डिफरेंशिएट देम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू t. डेरिवेटिव लेंगे, इट विल बिकम dv1 by dt equal to d omega by dt r1. फोर्स लगाने से ये रेडियस नहीं चेंज होगा. ठीक है, dv by dt equal to d omega by dt into r1. ठीक है, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि d omega by dt क्या होता है? इट्स अल्फा. ठीक है, dv1 by dt ये आपको पता है, इट्स लाइक चेंज इन लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम. इट्स अ लीनियर एक्सेलरेशन.
a, ठीक है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बनती है दैट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बाय अल्फा इनटू रेडियस। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक ने ना सीधा इस फॉर्मूला से चालू किया है, ये नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए लिख दिया ये, ठीक है। तो थोड़ा समझो ये कैसे आया। ये a है एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, r1 इज द रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल। आपको अल्फा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा भी सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होगा, ठीक है। देखो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, सबका इनिशियली ओमेगा सेम था। जब ओमेगा इंक्रीज होगा तो सबका इंक्रीज होगा इक्वली, और फाइनल ओमेगा भी सब पार्टिकल्स का सेम होगा। तो ओमेगा चेंजेस बाय सेम अमाउंट फॉर एवरीवन, हेंस आपको अल्फा 1 नहीं लिखना है, जस्ट अल्फा लिख दो। अल्फा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। तो काम करो, पहले यहां तक आप फिनिश करो, उसके आगे मैं बताता हूँ फिर। फिनिश अप टू दिस, ड्रॉ डायग्राम एंड नोट डाउन ऑल these steps fast. हाँ, वापस कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा है। अरे आपको जब रोटेशन चालू किया था मैंने, अभी फ्लूइड कंप्लीट करने के बाद जब रोटेशन चालू किया, फर्स्ट लेक्चर में बताया था इन सारे पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स है इस बॉडी में, सब पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होता है, बताया था। अगर ओमेगा सबका सेम है तो मैं व्हाई शुड आई राइट ओमेगा 1? सबका ओमेगा सेम है ना, ओमेगा 1 क्यों लिखूं? ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 सब सेम है। ऑल पार्टिकल्स हैव सेम ओमेगा, ठीक। सो आई होप आपका यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब डायग्राम अपने सामने रखो और मैं इसके आगे बढ़ता हूं अभी। सी, सो आई होप यू गॉट दिस टर्म। a1 is the linear acceleration of this first particle, अल्फा सबके लिए सेम होता है, r1 is the radius। अब एक काम करो, here multiply both sides by mass of the particle, multiply both sides by mass, ठीक है। तो it will become m1 a1 equals to m1 alpha r1, multiply both sides by m1 m1, ठीक है। अब देखो ये हो गया m1 a1, ma क्या होता है? ma is a force, तो दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। देखो आपने एक्चुअली में क्या किया है, फोर्स पूरे बॉडी पे लगाएंगे आप। आई विल अप्लाई फोर्स ऑन द एंटायर बॉडी। फोर्स जो आपने बॉडी पे लगाया उसकी वजह से ये वेलोसिटी चेंज हुआ, लेकिन दिस विल गिव मी, ये मुझे बताएगा कि फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगा है, ठीक है। ओके, हाउ मच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन जस्ट फर्स्ट पार्टिकल। तो इसको आप F1 लिख दो, F1, ठीक है। राइट ऑन दिस एज F1, ठीक है। So what is the formula F1? F1 is m1 alpha r1, ये F1 की फॉर्मूला आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r1, तो यहाँ पे आएगा r1 F1 इक्वल टू m1 अल्फा r1 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r1, ठीक है। अब ये r दिख रहा है, डायग्राम में जाके चेक करो, r is a distance from axis, r is a distance of the particle from axis, r into f मिलके टॉर्क बन जाएगा। ये देखो f क्या है, इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, ये फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे ही लग रहा है। r is a distance of the particle from the axis, so ये rf हो गया टॉर्क, इट्स अ बेसिकली टॉर्क which is acting on the first particle। क्या फॉर्मूला बनी, m1 अल्फा r1 स्क्वायर, इट्स अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली ऐसा लिख दो, सिमिलरली वी कैन राइट डाउन टॉर्क एक्टिंग ऑन द सेकंड पार्टिकल। व्हाट विल बी टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल? इट विल बी m2 अल्फा r2 स्क्वायर, m2 अल्फा
r2 स्क्वायर। ऐसे चलते जाओ, टॉर्क फॉर थर्ड पार्टिकल, टॉर्क फॉर फोर्थ पार्टिकल। इन जनरल टॉर्क एक्टिंग ऑन द nth पार्टिकल विल बी गिवन बाय mn, अल्फा सबका सेम होता है rn स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, वी कैलकुलेटेड टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल, एक एक पार्टिकल को कितना टॉर्क फील हो रहा है वो हमने फाइंड किया। नाउ इफ यू ऐड ऑल दीस टॉर्क्स, ये सारे टॉर्क्स को ऐड कर दो, देन यू विल गेट अ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखो एक्चुअली थोड़ा मैं डिटेल में अगर बताऊं, हमें इतना लिखना नहीं है, एक थोड़ा थोड़ा डिटेल में अगर मैं बताऊं तो टॉर्क एक्चुअली में वेक्टर होता है। टॉर्क इज r क्रॉस f, है ना। तो टॉर्क को ऐड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हम लोग सारे टॉर्क्स को ऐड कर देंगे। टॉर्क तभी ऐड होंगे जब इन सारे टॉर्क्स का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। एक्चुअली फॉर्चुनेटली आप अगर डायग्राम में चेक करोगे ना, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन बाय r1 क्रॉस f1, टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल इज r2 क्रॉस f2। इन सारे टॉर्क्स का अगर मैं डायरेक्शन निकालूं तो वो लकीली सेम आता है, all the torques are in the same direction, hence I can add them to get the total torque, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा डाउट आ सकता है सर सिंपली ऐड कैसे कर रहे हो, ये तो वेक्टर है। लकीली इन सारे टॉर्क्स का डायरेक्शन सेम होता है तो वी कैन ऐड देम। एक बात बताओ, इन सबको अगर आप ऐड करोगे, ऐड दिस वन m1 अल्फा r1 स्क्वायर प्लस m2 अल्फा r2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू mnth अल्फा rnth स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन है, अल्फा इज कॉमन, अल्फा कॉमन ले लो, देन इट इन द ब्रैकेट व्हाट विल बी रिमेनिंग, इट विल बी रिमेनिंग m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। आप सबको पता है ये चीज क्या होती है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसको I लिख दो, अल्फा का सेम रहेगा। टॉर्क की देखो एक न्यू फॉर्मूला आ गई, दिस यू गॉट अ न्यू फॉर्मूला टू कैलकुलेट R, टू कैलकुलेट टॉर्क। थोड़ा समझ के लो इसको, आई होप ये क्लियर है। स्टूडेंट बोलेंगे ये क्या, इस फॉर्मूला का क्या सिग्निफिकेंस है। देखो एक फॉर्मूला आपके पास है टॉर्क की R इंटू एफ, इट इज अनदर फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग टॉर्क, और ये फॉर्मूला I के में है, इट इज इन टर्म्स ऑफ I। टॉर्क की दोनों फॉर्मूलाज वैलिड हैं, आप RF भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इट्स अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी। अगर आप किसी बॉडी पे टॉर्क लगाओगे तो उसकी फॉर्मूला ये रहती है। अब देखो इस फॉर्मूला के बारे में एक पॉइंट में और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इट विल गिव यू मोर नॉलेज अबाउट दिस फॉर्मूला, ठीक है। आपने फर्स्ट देखी है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर कमिंग अक्रॉस दिस फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। बट एक्चुअली में कहा यह जाता है कि इस फॉर्मूला का जो रोल है रोटेशन मोशन में, ये फॉर्मूला का जो इंपॉर्टेंस है रोटेशन मोशन में, ठीक है, सेम इंपॉर्टेंस is of this formula, same importance is of this formula in the translation motion। ये आप अलग से पॉइंट नोट कर सकते हो। whatever is a role of this formula in rotation motion, same is the role of this formula in translation motion। आपने ये फॉर्मूला तो देखी ना ट्रांसलेशन मोशन में, बाकी सारे मोशंस में आप ये फॉर्मूला देखते हो ना, जो ये फॉर्मूला की वैल्यू है, जो इस फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस है, वैसा ही इसकी फॉर्मूला है। एक्चुअली में ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। एफ का रोल टॉर्क प्ले कर रहा है, एफ की जगह टॉर्क आ गया ना, एफ का रोल टॉर्क प्ले कर रहा है। एम इज द मास ऑफ द बॉडी, मास की जगह आई आ गया है। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया, वॉट एवर इज अ रोल ऑफ मास इन ट्रांसलेशन मोशन, इट इज प्लेड बाय आई इन द रोटेशनल मोशन। तो एम का रोल आई प्ले कर रहा है, और ए क्या है, ए इज अ लीनियर एक्सेलरेशन, उसका रोल अल्फा प्ले कर रहा है, अल्फा इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूला का जो रोल है ना, या जो भी इसका यूज है ट्रांसलेशन मोशन में, दिस फॉर्मूला आल्सो सेम यूज इन द रोटेशन मोशन, ठीक है। पहली बात क्लियर। तो एफ का रोल कौन प्ले कर रहा है, टॉर्क। ऐसा क्यों है एफ का रोल टॉर्क प्ले कर रहा है, देखो ट्रांसलेशन मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन मोशन में एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन मोशन स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स चाहिए,
सेम वे रोटेशन मोशन स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क और एफ का रोल सेम ही हुआ ना। तो जो इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस है वही इस फॉर्मूला का है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एक लास्ट पॉइंट, अगर आप किसी बॉडी पे जो फोर्स लगा रहे हो, F इज अ फोर्स, इफ F इज 0, अगर F 0 है तो एक्सेलरेशन 0 प्रोड्यूस होगा, मतलब विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे विदाउट टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। देखो इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ F इज 0 acceleration would be 0, acceleration 0 मतलब velocity will remain constant। Similarly यहाँ पे अगर torque 0 है तो alpha 0 आएगा, alpha will be 0 if torque is 0, मतलब alpha is a acceleration ना, acceleration 0 होगी मतलब body accelerate नहीं करेगा, alpha 0 है मतलब omega will be constant। V का रोल ओमेगा प्ले कर रहा है, A का रोल अल्फा प्ले कर रहा है, F का रोल टॉर्क प्ले कर रहा है। ठीक है, बात समझ के लो ये पूरी, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ आ जाएगा समझ में। ठीक है, सो आई होप एवरीबॉडी रीच्ड अप टू दिस। ठीक है, चैप्टर एंडिंग पे आ रहा है, ऑलमोस्ट एक टॉपिक बाकी है जो हार्डली 2 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा आई सपोज। ठीक है, सो ऑलमोस्ट वी आर कमिंग टू एन एंड। आज इतना ही कर लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो यू कैन ओपन योर माइक एंड आस्क। इज देयर एनी डाउट? Hello, sir.